मित्रों नमस्कार। कैसे हैं? विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। और मित्रों, इस समय उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों का और जगहों पे चुनाव चल रहे हैं। कुछ जगहों पे चुनाव संपन्न हो चुके हैं। आज पंजाब में भी चुनाव संपन्न हो रहा है और यहाँ की बहुत सारी सीटों पर चुनाव हो रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में दिव्यांगों की बात, दिव्यांगों के सरोकार, जो सामाजिक सरोकार हैं, उनमें एक छोटा सा सरोकार दिव्यांगों का है। उन दिव्यांगों के सरोकारों पर प्रायः आपको कोई सत्य नहीं। ये मौन कितना खलता है, कितना आपको चुभता होगा। और इस मौन को साकार करने के लिए जब कोई प्रतिभा आपके सामने आती है, तब लगता है कि हमारा भी कोई हमदर्द है। उन्हीं हमदर्दों में से हमारे बीच में एक हमारा युवा साथी, हमारे लोगों के लिए शुभचिंतक, हमारी संवेदनाओं को प्रतिमूर्त, हमारी संवेदनाओं को शासन और सत्ता तक ललकारने वाला है, विकास शर्मा। विकास शर्मा ये वो नाम है जो दिव्यांगों के कोई भी अधिनियम बने हैं, कोई भी आपके जो अनुदेश बने हैं, जो भी सामाजिक हितकर कार्य बने हैं, उनमें सबसे अगुआ रहने वाले विकास शर्मा है। उनका प्रारूप कमेटी में भी नाम है, तो उनका आपके दिव्यांगों के सशक्तिकरण के जितने प्रबंधन हैं, उस तंत्र में भी उनका कहीं न कहीं हस्तक्षेप है। लेकिन आज उनको भी पीड़ा है, आज उनको भी दर्द है कि किसी भी राजनीतिक दल ने, शायद कांग्रेस ने कहीं से एक व्यक्ति को, दिव्यांग व्यक्ति को तथाकथित रूप से खड़ा किया है। मुझे नहीं मालूम किसी दूसरे दलों ने किसी व्यक्ति को शासन में जाने के लिए प्रशस्त मार्ग, सबसे पहला विधानसभा का चुनाव लड़ाया। और बहुत पहले विधानसभाओं में जाने से पहले, ये चुनाव होने से पहले प्रकोष्ठों का गठन किया गया था। समाजवादी पार्टी ने भी गठन किया, भारतीय जनता पार्टी ने गठन किया, बहुजन समाज पार्टी का तो कोई गठन नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने सबसे पहले, बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग का गठन करवाया था। तीसरे कांग्रेस का भी गठन हुआ। चलिए आज इन सब बातों पे क्या हमारे विकास शर्मा जी कहते हैं। विकास शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लखनऊ की धरती पर, नवाबों की धरती पर, अवध की धरती पर। हम जानना चाहते हैं कि आप दिव्यांग सरोकारों पर आपका क्या मत है। देखिए, जैसे कि आपने बात इस वार्ता की परिचर्चा की शुरू की, तो कहीं ना कहीं हम आजादी के बाद से राजनीति के क्षेत्र में उपेक्षित तो हुए हैं और इसकी शुरुआत गणतंत्र के समय से ही हो गई थी, क्योंकि उस समय कानून की संरचना में दिव्यांगजनों के लिए किसी भी कानून का उल्लेख विशेषकर नहीं था। और एक लंबे अरसे के बाद भारत में पहला कानून अस्तित्व में आया, जो था PWD एक्ट, विकलांग जन कानून 1995। और इस समय अवधि में लगभग 45 वर्ष का अंतराल रहा और उसके क्रियान्वयन में भी बहुत सारी कमियां देखी गई, पाई गई। निश्चित रूप से जब कोई कानून पहली बार बनता है तो उसमें कुछ कमियां रह भी जाती हैं, तो उसकी कमियों के बाद से उसमें कुछ संशोधनों के लिए, विभिन्न श्रेणियों की स्थितियों के लिए एक परिवर्तन का मामला उठा और अंततः एक नए कानून को बनाए जाने का निर्णय लिया गया और संशोधन का निर्णय लिया गया, जिस ओर तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा एक ड्राफ्ट बनाया गया राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट को लेके। लेकिन वो भी तत्कालीन सरकार ने न संशोधन किया और न उसको पास किया। और हम लोग एक लंबी परिचर्चा के बाद, हम लोग एक लंबी उसके बाद इस अवस्था में पहुंचे कि माननीय वर्तमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 को अंततः भारतीय संसद से पारित किया। क्या बात। तो ये एक
लंबी लड़ाई के बाद किसी सरकार की संगठन हुआ और राजनीतिक दलों की स्थिति देखें तो इसमें निश्चित रूप से अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्तर पर प्रकोष्ठों का गठन किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी उसमें अभी अग्रणी है। उसके बहुत सारे राज्यों में उसकी शुरुआत हुई है, उन प्रकोष्ठों को गठित किया गया है। अब प्रकोष्ठों को तो गठित किया गया है, उत्तर प्रदेश में भी प्रकोष्ठ गठित किया गया है और मुझे मतलब कहते हुए थोड़ा सा हिचक भले हो रही है कि मुझको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य दलों के जो प्रकोष्ठ हैं वो किसी भी प्रकार से सक्रिय भूमिका चुनाव में निभा रहे हैं। देखिए, ये तो व्यक्तियों की कार्यशैली पर निर्भर करता है कि वो कितना सक्रिय है। कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी किसी वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का काम कर सकती है। उसकी सक्रियता कितनी है, उसकी रचनात्मक गतिविधियां कितनी हैं, यह तो व्यक्ति की प्रतिभा पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये प्रमाण है कि इस जो प्रकोष्ठ गठित किए गए उचित पात्रों को उसमें स्थान नहीं मिल पाया। यदि आपके दृष्टिकोण में कोई व्यक्ति अपने पदों के अनुरूप काम नहीं कर पा रहा है तो निश्चित रूप से उसे अपनी कार्यप्रणाली, कार्यशैली की समीक्षा की आवश्यकता है। लेकिन पार्टी का स्पष्ट एक संदेश है, यदि उसने किसी समुदाय को विकलांग से दिव्यांग बनाया है, यदि उसने किसी वर्ग को इंगित करके उसके लिए प्रकोष्ठ का गठन किया है, यदि उसने उस समुदाय के लिए अपने राज्यों में उनकी पेंशन को 300 से 500 और 500 से 1000 किया है और 1500 करने का संकल्प लिया है, तो निश्चित रूप से उनके कहीं ना कहीं एजेंडे में वो एक करुणा की दृष्टि से प्राथमिकता। हाँ, ये जिस पेंशन की बात आप कह रहे हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि दिव्यांगों को पेंशन की तो आवश्यकता ठीक है जो हो, लेकिन उनके सामने पेंशन को बदल करके मेरा एक मानना है कि दिव्यांगों के सशक्तिकरण की दिशा में क्या उनका बेरोजगारी भत्ता, दिव्यांग बेरोजगारी भत्ता एक प्रकल्प नहीं हो सकता? देखिए आदरणीय श्री, आप जब बेरोजगारी भत्ते की बात करते हैं तो आप कहीं ना कहीं नकारात्मकता का भाव प्रकट कर देते हैं, क्योंकि बेरोजगारी भत्ते का अर्थ ही यह है कि आप बेरोजगार रहने वाले हैं और आपको भत्ते से अपना काम चलाना। तो यही तो ये पेंशन का भी मतलब यही है। पेंशन का मतलब ये नहीं है। जो व्यक्ति निराश्रित है, जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है, जो व्यक्ति व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित नहीं है और हैंड टू माउथ स्थिति में है, समाज की उस वर्ग से आते हैं कि वो भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राशन प्राप्त कर लें, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उज्ज्वला गैस प्राप्त कर लें, प्रधानमंत्री आवास के अंदर आवास प्राप्त कर लें, उसके बाद यदि वो बस की निःशुल्क यात्रा कर लें, रेल की निःशुल्क यात्रा कर लें और बहुत सारी योजनाओं का लाभ ले लें और बचे कुछ स्थिति के लिए वो पेंशन से अपना काम चलाएं। तो निराश्रित पेंशन को हम इसलिए खारिज नहीं कर सकते कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वाली बात हो जाएगी। यदि हम एक ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जो संपन्न है और उस समुदाय के लिए वो पेंशन खत्म करने की बात कहें और कहें कि हर हाथ को रोजगार दीजिए, रोजगार तो मिलना चाहिए, नौकरी तो मिलनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन पेंशन को समाप्त कर देना इस समुदाय के एक बड़े वर्ग के साथ नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं वो निश्चित रूप से सही बात होगी। जो उठती हैं बातें, जो समाज में अध्ययन, जो सामाजिक शोध के विषय में जो बातें प्रस्तुत की जा रही हैं, उसमें कहा जा रहा है जो दिव्यांग बिल्कुल अशक्त है, जो दिव्यांग लेटे हुए हैं, दिव्यांग कुछ नहीं कर सकते हैं, जो दिव्यांग रोजगार कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, काम कर सकते हैं, उनको काम दे, भले पेंशन भी अगर देते रहें तो पेंशन से ज्यादा जरूरी है कि उनको एक उनकी योग्यता के अनुकूल काम देने की एक अभियान चलाएं। देखिए, ये पहले दिव्यांग समुदाय के लिए रोजगार के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में 3% आरक्षण का प्रावधान था, जिसे इसी सरकार ने बढ़ा के 4% किया। निश्चित रूप से यदि उसके सेंसेक्स का आंकड़ा उठाया जाए तो अंतिम जनगणना में दिव्यांगों की संख्या 2% कुछ थी और रोजगार के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो वो चीज उससे संरक्षित हो जानी चाहिए। लेकिन हमारे संघीय ढांचे के जो राज्य हैं, जो व्यवस्था है,
और जो विभाग हैं उनकी कार्यशैली के कारण या कहें कि हमारे समुदाय की जागरूकता का अभाव के कारण हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है, ये जो हम लोगों के लिए संवाद का जो एक बड़ी खाई बन गई है, इन स्थितियों को हमें पाटना है और इस लक्ष्य को निर्धारित करना है, तभी हम इस रोजगार की दिशा में पूर्णतः सफल होंगे। जैसा कि आप अभी बता रहे हैं 2%, 3%, 4% की बात, उससे मैं सहमत हूं। लेकिन ये 2 और 3%, 4% जब किया गया था तो केवल दिव्यांगों की श्रेणियां 3 थी और अब 3 गुणा 3 को 7 से गुणा कर दीजिए 21 श्रेणियां और 21 श्रेणियों को अब 1% बढ़ा करके 4% जो आरक्षण दिया गया है, क्या उसके सापेक्ष में कम नहीं? देखिए, जिस समय 3 श्रेणियां थी उस समय 3% का आरक्षण था और उन श्रेणियों को रिवाइज किया गया और वो श्रेणियां 21 की गई। लेकिन वो 21 श्रेणियां उन गंभीर बीमारियों के नाम हैं जो बहुत कम पाए जाते हैं। अभी यह एक शोध का विषय है कि भारतीय जनगणना में यह निश्चित हो कि वो सब बीमारियों वाले व्यक्ति कितने हैं। निश्चित रूप से भारत सरकार को और हमारी सरकार को, हमारे समाज को पहले दिव्यांगों की सटीक जनगणना पर काम करना चाहिए। ये कोई राजनीतिक परिचर्चा का विषय नहीं है, सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का विषय है। इसमें हमारी भी उतना ही जिम्मेदारी है जितनी सरकार की है। जैसे कि तमाम लोग एक बात करते हैं कि आरक्षण या जनसंख्या के लिए सटीक आंकड़ा होना चाहिए। निश्चित रूप से हम भी उसके पक्षधर हैं, होना चाहिए। और ये जो श्रेणियां हैं ये उन सभी बीमारियों की और गंभीर विकलांगताओं को एक नाम की श्रेणियों की श्रृंखला है। तो ये जो श्रेणियां हैं ये 21 जरूर है, लेकिन इनकी संख्या अभी इतनी नहीं निर्धारित की जा सकती कि हम इस 3 से 4 किए गए आरक्षण को भी अभी कम बताएं। तो पहले एक बार जनगणना हो जाए, ये स्पष्ट हो जाए कि इन सभी श्रेणियों की कुल जनसंख्या भारत में और उत्तर प्रदेश में कितनी है। उसके बाद हम इस आरक्षण के प्रतिशत पर पुनः परिचर्चा करें। जैसे कि अभी एक बात से तो हम सहमत हैं कि आपने बताया कि इस तरीके से आरक्षण हो जाए, सापेक्ष से उनका पुनर्गठन होना चाहिए। अब एक बात आते हैं जिस पे आप भी सहमत होंगे, जो ये मुद्रा लोन बताया जाता है कि 5,000 से लेकर के 5 करोड़ 10 करोड़ तक का दिया जा सकता है। क्या उसमें दिव्यांगों को मुद्रा लोन जो दिया जाना है उसमें दिव्यांगों का प्रतिशत पूरा हो पाता है, नहीं हो पाता है? देखिए, वित्तीय क्षेत्र में, बैंकिंग सिस्टम में जो भी ऋण की योजनाएं हैं, मुद्रा लोन किसी समाज के विशेष वर्ग के लिए, वो संपूर्ण समाज के लिए। दिव्यांग को दृष्टिगत करते हुए भारत सरकार की एक स्पष्ट योजना है जो NHFDC कवर है, नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उसके अंतर्गत दिव्यांगों को शिक्षा के क्षेत्र में ऋण की व्यवस्था है, उसमें उसको व्यावसायिक गतिविधियां प्रारंभ करने की व्यवस्था है और रोजगार को बढ़ाने की व्यवस्था है। मुद्रा के लोन के वनस्पत उसका जो ब्याज है मात्र 5% वार्षिक है। तो वह दिव्यांग जब उसको न्यूनतम ब्याज राशि पे एक ऋण की अच्छी व्यवस्था है तो वो मुद्रा लोन की तरफ 10 या 11% की तरफ क्यों जाए? तो उसकी प्राथमिकता में वो योजनाएं होनी चाहिए। लेकिन समाज में जागरूकता का अभाव हमें हर लक्ष्य से दूर किए हुए है। तो हमें पहले अपने समुदाय को जागरूक करने की और सरकार को भी अपनी योजनाओं को खूब ढंग से प्रसारित करने की आवश्यकता है। दिव्यांगों हमारे चैनल को कम से कम 25 या 30 ऐसे केसेस मिले हैं जहां पे जिसकी आप बता रहे हैं दिव्यांग वित्तीय जो NHFDC उनके द्वारा एक भी लोन पास नहीं हुआ। विगत 1.5 साल से मैंने स्वयं हस्तक्षेप किया। तो ऐसे मामलों में जहां जटिलताएं होती वहां पे कहां शिकायत करनी चाहिए? देखिए, NHFDC का एक बहुत साधारण सा प्रक्रिया है। 5 लाख से नीचे के जितने भी ऋण की योजनाएं हैं वो उनकी चैनलाइज एजेंसी और चैनलाइज बैंक अपने स्तर और अपने विवेक से स्वीकृत कर सकते हैं। यदि 5 लाख से ऊपर की कोई योजना है वह ही NHFDC के मुख्यालय पर जाती है
और यदि ऐसा आपके संज्ञान में कोई विषय हो कि NHFDC के पास 5 लाख से अधिक की परियोजना पिछले लंबे समय से लंबित है, तो आप उसे हमें भी बता सकते हैं और उसकी शिकायत NHFDC के पटल के साथ साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग में तुरंत की जाए। वो लोग ट्विटर पे भी हैं, वो लोग सोशल साइट्स के और लिंक पे भी हैं, और ईमेल्स के जरिए, तमाम हेल्पलाइन के जरिए हम ऐसे तथ्यों को उनके संज्ञान में ला सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सामाजिक क्षेत्र में आते हैं। सामाजिक क्षेत्रों में जैसे दिव्यांगों के विवाह के विषय में, दिव्यांगों के विवाह के विषय में लोगों में ये जागरूकता बहुत कम है कि दिव्यांग व्यक्ति को भी विवाह में, दिव्यांग जो महिला दिव्यांग है उसके सशक्तिकरण की दिशा में भी आगे आना चाहिए। देखिए, सरकार की दिव्यांग की जो विवाह प्रोत्साहन योजना है, वो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को, यदि वो पुरुष दिव्यांग है तो उसको प्रोत्साहन देता है, राशि दी जाती है पुरस्कार के रूप में, और दोनों युगल यदि दिव्यांग हैं तो दोनों को दी जाती है। तो इसके अलावा इन सब चीजों में सरकार से ज्यादा सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। और ऐसे आज समाज में सभी तरीके के उदाहरण हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी दिव्यांग से उसकी दिव्यांगता के आधार पर शादी ना करके भागने का कोई उदाहरण दे सकता है, तो 10 उदाहरण हमारे पास ऐसे भी हैं जो दिव्यांग होने के बावजूद सकलांग महिला और पुरुषों ने ऐसे लोगों से विवाह कर बिल्कुल एक ऐसा संदेश दिया है, क्योंकि वो असक्षम नहीं है। वैवाहिक जीवन के जो तथ्य होते हैं, जो उसके लक्ष्य होते हैं, उसमें विकलांगता कोई बाधक नहीं है। अच्छा, बहुत सारे मैं उन लोगों के लिए आपका संदेश चाहूंगा जो दिव्यांग खाली भाग्य को कोसा करते हैं कि मुझे ये नौकरी नहीं मिली, ये नहीं मिली, उनको कोई एक व्यापक संदेश दीजिए कि वो क्या करें कि जो सकारात्मक रूप से आगे बढ़ करके दिव्यांगता को पराजित कर। देखिए, उन लोगों को मेरा यही संदेश है कि यदि आप दिव्यांग ना होकर सकलांग होते तो शायद आपके लिए इतनी भी संभावनाएं ना होती। आज समाज में तमाम तरीके की परिस्थितियां हैं। जो आरक्षण प्राप्त करने वाले वर्ग से अलग का वर्ग है, वो 50% से नीचे की संभावनाओं में जी रहा है। आपके पास आपके वर्ग की जनसंख्या के अनुसार एक आरक्षण निर्धारित है, आपके पास तमाम अवसर हैं। आज सरकार ही नहीं, निजी क्षेत्र में भी दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन सिर्फ ये चीजों का अगर आप समीक्षा करेंगे और भाग्य को कोसेंगे तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये बिना राजनीतिक आरक्षण के भारतीय संसद में जब जयपाल रेड्डी सांसद बन सकते हैं, एम करुणानिधि सांसद बन सकते हैं, जब अतीत में जाएं तो तैमूर लंग विकलांगता के बावजूद अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। भारत से अलग दुनिया में स्टीफन हॉकिंग एक बड़े खगोलीय शास्त्री हो सकते हैं। और तमाम क्षेत्रों में, एक क्षेत्र नहीं, आज दिव्यांगों ने उदाहरण दिए। इसी लखनऊ की धरती से अपनी गतिविधियां संचालित करने वाली अरुणिमा सिन्हा, जिसे आप लोगों ने कई बार कवरेज किया है और हमने भी कई बार मंच साझा किए हैं, ऐसे न जाने कितने पैरा के एथलीट्स, न जाने कितने कलाकार और उनसे ज्यादा न जाने कितने शिक्षित और संजीदा IAS और तमाम PCS अफसर दिव्यांग होने के बावजूद अपनी प्रतिभा का लोभा मनवा रहे हैं। और एक श्रेणी में नहीं, चाहे साइन लैंग्वेज वाली मूक बधिरों की श्रेणी हो, चाहे ब्लाइंड की श्रेणी हो, चाहे ऑर्थोपेडिक की श्रेणी हो, या कोई और स्पाइनल इंजर्ड हो, कोई भी हो, दिव्यांगों की सभी श्रेणियों से प्रतिभावान प्रतिभाओं ने हमें हमेशा गौरव का सम्मान दिलाने का कार्य किया है। वो लोग हमारे लिए रोल मॉडल होने चाहिए। आप इस भावनाओं से ग्रसित ना हो, इन बाधाओं को पार करके आगे आएं। और जिस परिपेक्ष में ये आपने साक्षात्कार शुरू किया लोकतंत्र, मैं तो ये भी संदेश देना चाहूंगा कि आपका वोट, आपका संख्या बल ही आपको समाज में एक सम्मान दिलाएगा। आपके लिए आपके एक मतों की संख्या ही आपको राजनीतिक सूची में एक विशेष स्थान दर्ज कराएगी। तो आगे बढ़ें, सब बाधाओं को करके पार वोट करेंगे। अब की बार हम वोट करें और इन सभी परिस्थितियों का आकलन करते हुए
डबल इंजन की डबल सरकार की उपलब्धियों का आकलन करते हुए और तमाम आकलन करते हुए एक ऐसा शासक चुने, क्योंकि हम जिस क्षेत्र से आते हैं हमारा न जाति आधार है न धर्म आधार है। जिन विपरीत परिस्थितियों में जिस सरकार ने हमें सहयोग किया, हमें अवसर दिए, हमें उनका आकलन करके आगे बढ़ना चाहिए। हम यदि सरकार हमारे दिव्यांग होने पर कोई जाति और धर्म का आधार नहीं देख रही है, पृष्ठभूमि नहीं देख रही है, तो हमें भी अपने दृष्टिकोण में इस प्रवृत्ति को नहीं लाना है और अच्छी सरकार को वापस लाना है, डबल इंजन की सरकार को वापस लाना है। मेरा संभवतः शर्मा जी का इशारा था कि जिस सरकार ने 300 से 500 आपकी पेंशन की, 500 से 1000 की, 1000 से 1500 का आश्वासन दिया है, आश्वासन सपा ने भी दिया है बाद में, लेकिन बहुत सारे मामलों में भारतीय जनता पार्टी के विषय में ऐसा कहा जाता है कि दिव्यांगों के विषय में विशेष संवेदनाएं उनकी हैं। मैं भी कई बार ऐसा हुआ है कि सपा कार्यकाल में दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग में मंत्री जी से मिलने गया, मैं पूरे दिन बैठा रहा और नहीं मिला, नहीं मिल सके, सामने से आकर के गुजर गए। और भारतीय जनता पार्टी के श्री अनिल कुमार राजभर जी से दिव्यांगों के मामले पे कम से कम 3 या 4 बार मिला और उसमें से ज्यादा समस्याओं का समाधान तो नहीं हो सका, लेकिन आश्वासन मिला और उसमें से 4 आश्वासन में से कम 1 या 2 आश्वासन पूरे भी हुए। तो मुझे भी लगता है कि विकास शर्मा की जो बात अपील है उसमें कुछ दम है। मैं किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करता, ये चैनल भी किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करता, लेकिन दिव्यांगों के लिए जहां तक दिव्यांगों के सशक्तिकरण और उनके हित की बात है, तो जो भी दल जहां तक अभी तक जो देखा गया, समीक्षा की गई है, भारतीय जनता पार्टी ने अपेक्षा करके, बहुजन समाज पार्टी ने शुरुआत में दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ काम किया, उन्होंने सशक्तिकरण विभाग खुलवाया, लेकिन उसके बाद जब पेंशन का बढ़ने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी ने ही आप लोगों के साथ आगे बढ़ के अगुवाई की है। तो विकास शर्मा जी की बात में संभवतः यही आशय है। मैं विकास शर्मा जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं एक बार थोड़ा सा कैमरामैन से अपने कहूंगा कि जो हमारे मूक बधिर बंधु आए हैं उनकी तरफ से भी मैं थोड़ा सा उनसे मुखातिब बोलूं 2 मिनट के लिए। वो मेरी बात नहीं सुन पाएंगे या कुछ है। आपका क्या नाम है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ से रहने वाले। आप क्या करते हैं? ये बैंक एम्प्लॉई हैं, बैंक ऑफ इंडिया में। आप बैंक के एम्प्लॉय हैं, कितना बड़ा गौरवान्वित बात है। हम बहुत आपका अभिनंदन करते हैं और आप इस दिशा में दिव्यांगों के सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़े उदाहरण है। नमस्कार। दूसरे, आपका शुभ नाम क्या है? जसवंत सिंह। आप जसवंत सिंह जी हैं। आप कहाँ पे काम करते हैं? भी बैंक ऑफ इंडिया के ही एम्प्लॉई हैं। आप भी बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं और देखिए कितना उत्साह है, कितना इन लोगों में संजीदगी है दिव्यांगों के हित पे एकजुट होने के लिए, दिव्यांगों के हित में एक साथ काम करने के लिए। मैं इस मंच से और लखनऊ की इस धरती से गोल्डन इरा होटल से आपको, गोल्डन ट्यूलिप होटल से आपको ले चलता हूं। फिर अगले किसी दिन आपको किसी नए हस्ती से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। एक फोटो ले